दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ शेर पहचान चार हाथ और साझा, जिसके लेखक हैं असगर वजहात। ये जो पाठ है इसमें 4 लघु कथाएं हैं जो असगर वजहात जी ने लिखी हैं, और इन चारों लघु कथाओं की विशिष्टता क्या क्या है, इनमें क्या विशेष बातें हैं, और साथ ही असगर वजहात जी का एक परिचय संक्षिप्त रूप में, ये हम इस वीडियो में सम्मिलित करने वाले हैं। इसके बाद हम इन लघु कथाओं का वाचन करेंगे और उसका भाव, अर्थ, विश्लेषण, व्याख्या ये सब आपको बताएंगे। उसके बाद फिर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर की वीडियो बनाएंगे। तो हम वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक यथा समय पहुंच जाए। और कक्षा 8 से लेकर के पीएचडी तक की अकादमिक कक्षाओं की परीक्षाओं की एवं साथ ही साथ बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिनमें हिंदी व्याकरण, साहित्य, काव्यशास्त्र या किसी भी रूप में पढ़ाई जाती है, सिलेबस में होती है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सब की वीडियो हम बनाते हैं यथा समय। कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की वीडियो हम वीक में एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें सोमवार को कक्षा 8, मंगलवार को कक्षा 9, बुधवार को कक्षा 10, गुरुवार को कक्षा 11 और शुक्रवार को कक्षा 12 की वीडियो हमारे यहाँ से पब्लिश होती है। आज आप कक्षा 12 की वीडियो देख रहे हैं, और शनिवार रविवार को हम व्याकरण की, हिंदी काव्यशास्त्र, हिंदी व्याकरण की वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, रीट है, एलईडी है, एलडीसी है, नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, पटवार परीक्षा है, पुलिस कांस्टेबल है, ये सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी विषय पढ़ाया जाता है, उनसे संबंधित वीडियो भी यथासमय बनाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। असगर वजहात, सबसे पहले परिचय। जन्म 1946 में हुआ और वर्तमान में काफ़ी एक चर्चित लेखक हैं, जो कथा कहानी के साथ साथ उपन्यास और नाट्य क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। असगर वजहात का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई तथा विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। सन 1955-56 से ही असगर वजहात ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। वजहात ने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथा तो लिखी हैं, साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का काम भी किया है। लगभग ये मान के चलिए कि 60-70 वर्ष आपको लिखते हुए हो गया, और मात्र 10-12 वर्ष की उम्र में आपने लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें प्रतिभा होती है और प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, या उनके वरिष्ठ जनों के द्वारा उन्हें प्रतिभा पहचानवाई जाती है ताकि वो उस फील्ड में बेहतर तरीके से काम कर सके। तो असगर वजहात ने मात्र 10-15 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया और लगातार लिख रहे हैं, और कहानियाँ, उपन्यास के साथ साथ फिल्मों की पटकथाएं तक लिख रहे हैं, धारावाहिक लिखे हैं आपने। आपकी लिखी हुई प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, ये कहानी संग्रह हैं जो काफ़ी चर्चित हुए हैं। और आपके द्वारा लिखे गए जो नाटक हैं वो हैं फिरंगी लौट आए,
इन्ना की आवाज़, वीर गति, समीधा, जिन लाहौर नी देखा वो जन्म्या ही नहीं तथा अकी। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे नाटक हैं। नाटकों के क्षेत्र में आपने बहुत विशिष्ट काम किया है। जिन लाहौर नी देखा वो जन्म्या ही नहीं आपका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और अनेकों बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी से लेकर के मुंबई तक से और देश के अनेक कोनों में, विश्व में भी खेला जाता रहा है नाटक और अभी भी खेला जा रहा है। सबसे सस्ता गोश्त आपका नुक्कड़ नाटक है जो काफ़ी चर्चित रहा है। और रात में जागने वाले, पहर दोपहर था, सात आसमान, कैसी आगी लगाई, ये आपके प्रमुख उपन्यास हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य की अनेक विधाओं में आपने रचनाएं की हैं और काफ़ी चर्चित रचनाएं आपकी रही है। असगर वजात की भाषा में गांभीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है, यानी कि ऐसी भाषा जो एक गंभीरता प्रकट करे अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से। और उनके भाव जो हैं वो कई बार सीधे भी होते हैं, लेकिन कई बार व्यंग में अपनी बात कहने के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं असगर वजात। लेकिन उनका व्यंग जो होता है वो बहुत गंभीरता लिए हुए होता है, यानी कि उनके व्यंग में वो कटाक्ष तो होता है जो एक व्यंग में होना चाहिए, लेकिन वो कटाक्ष बहुत गहरे तक होता है। जिस तरह की व्यंग हरिशंकर परसाई या शरद जोशी जिस तरह के रचनाकार रहे हैं व्यंग के रूप में प्रसिद्ध चर्चित, उस तरह का व्यंग आपकी रचनाओं में नहीं है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उसमें सहजता एवं सादगी आ गई है। ये सहजपन उनकी रचनाओं में है। असगर वजात ने गज़ल की कहानी, वृत्त चित्र का निर्देशन किया था, बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया है। तो ये असगर वजात का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय, जिसमें उनकी रचनाएं और विशिष्टताओं के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं जो ये पाठ है, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, इसके बारे में। ये इन नामों की 4 लघु कथाएँ इस पाठ में संकलित हैं। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो व्यंग है, इसी बात से पता लगता है कि जो शेर है वो प्रतीकात्मक रूप से आज के प्रतिनिधि नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो कैसे अपना पेट भरने के लिए तमाम चीज़ें खा जाता है। जैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, व्याप्त है ज़बरदस्त, तो नेता लोग किस तरह से हमारे देश का, जनता का, हमारे हिस्से का अन्न, जल, धन और तमाम चीज़ें जितने भी आवंटित होते हैं वो वस्तुएं वो खा जाते हैं और उसके बाद भी उनका पेट भरता नहीं है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से इस तरह से व्यंग उन्होंने किए हैं अपनी रचनाओं में। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। यानी कि शेर हर प्रकार से चीज़ों को हड़पना चाहता है, खाना चाहता है, भ्रष्टाचार करना चाहता है, ये उसका उद्देश्य है। अगर इस बात से कोई सहमत है कि आप भी खाओ हम भी खाएंगे, चुप रहेंगे, तो शेर उसको माफ़ करेगा, ठीक है तुम सही व्यक्ति हो। लेकिन जो उसका विरोध करेगा, शेर फिर उसे नहीं छोड़ेगा। तो आज की जो राजनीतिक सत्ता है वो बिल्कुल ऐसी है, और वो सत्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की सत्ता है, वो अपने अंकुश में उन्हीं लोगों को रखना चाहती है जो उनके अनुसार काम करे, उनका विरोध न करे। जो उनका विरोध करेगा उनको वो हटा देंगे। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर, उसके काम पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। यानी कि जो बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और दिखावे के नाम पर अपने आप को बहुत ही समाज सेवी, देश हित, मनुष्य हित वाली बात करते हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त कटाक्ष करने का प्रयास किया है लेखक ने। पहचान कहानी में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती है। ये भी देखिए किस तरह से कटाक्ष से, प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ी बात कहने का प्रयास करते हैं लेखक कि किसी भी राजा को ऐसी प्रजा पसंद है जो उसका विरोध न करे, जो उसके खिलाफ बोले नहीं, और जो भी वो गलत कार्य करे उसे वो दिखाई न दे।
तो जो प्रजा इस तरह का काम करेगी राजा को पसंद आएगी। बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे, कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। यानी कि इस भ्रष्टाचार की जो नकेल है वो इतनी आगे बढ़ गई है कि ये कहा जा रहा है यदि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं होगी, विकास नहीं होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, भ्रष्टाचार को सही ठहराने के लिए तक कार्य हो रहे हैं। तो जो रचनाकार कह रहा है कि राजा को ऐसी प्रजा पसंद है, तो एक तरह से तर्क दिए जा रहे हैं, ये भी कटाक्ष है उनके विरुद्ध जो इस तरह के तर्क दे रहे हैं कि ऐसी जनता होनी चाहिए जो विरोध न करे, जो राजा कहे वो चुपचाप से मान ले, जो राजा कर रहा है उसको अनदेखा कर दे या देख करके भी चुप रहे या उसकी सराहना करे कि वास्तव में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज की तारीख में यही हो रहा है। कोई भी किसी भी दल का नेता जब आता है सरकार में, सत्ता में, तो वो सिर्फ दूसरे विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर साबित करने के लिए आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, उनकी अवहेलना करता है, उनकी बुराइयां करता है, लेकिन स्वयं क्या करता है, उसी तरह के काम करता है। और जब दूसरी बार वो जा कर के दूसरे आते हैं तो वो ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब काम किसी को नहीं करना, एक दूसरे की सिर्फ बुराइयां करना है, उस पर टालनी है चीज़ें कि आपने ये नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, हमने ये किया। तो इस छदम प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता है जो कि आज हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमारे नेता मिल चुके हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं जिससे कि वो लाभ उठा रहे हैं। आम जनता पिस रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। संगठन नहीं चाहता वो किसी भी प्रकार से, क्योंकि जैसे ही संगठित हुए तो उसकी अपनी सत्ता कहीं खतरे में दिखाई देती है। इसलिए हमेशा राजा संगठन को, एक सूत्रता को तोड़ने का प्रयास करता है। तो पहचान कहानी के माध्यम से लेखक ये बात करता है। अगली लघु कथा है, अगली छोटी कहानी है चार हाथ। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब ये है कि जिसके पास पूंजी है, पैसा है, धन है, उसके पास व्यवस्था है, चाहे वो सत्ता में न हो लेकिन व्यवस्था उसके पास है। कैसे है कि आपके पास पैसा है तो आप हर चीज़ खरीद सकते हो, बिल्कुल मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे से प्यार नहीं मिलता। ये अगर हम सामाजिक रूप से देखें तो वास्तविकता है ये। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है तो वो प्यार भी खरीद लेते हैं। इस तरह से खरीद लेते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास, अगर मान लीजिए किसी स्त्री पर आपका मन मोहित हो जाए तो आपके पास पैसा है तो आप उसको खरीद सकते हो। वो बात अलग है वो स्त्री आपको मिले न मिले, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप पैसे के बल से किसी जो ताकतवर लोग हैं, जिनको हम गुंडे कहते हैं, मवाली कहते हैं, चोर उचक्के कहते हैं, उनसे आप उसको उठवा सकते हो। और ये हो रहा है। तो कहने का मतलब पूंजी की व्यवस्था जो है उसने अत्यधिक शोषण कर दिया है। दूसरी बात, जैसे कि एक मिल मालिक होता है, एक उद्योगपति होता है, उसके पास पूंजी है, वो पूंजी लगाता है, मजदूर या वहाँ पर जो वर्कर होते हैं वो काम करते हैं और 10 रुपये के मुनाफे में आधा पैसा चवन्नी अठन्नी मजदूर को मिलती है, 1-2 रुपया उसमें खर्चा आ जाता है और 7-8 रुपये वो पूंजीपति कमाता है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा लगाया है, जबकि वो कोई परिश्रम नहीं कर रहा है। परिश्रम मस्तिष्क से लेकर के और शारीरिक तक वहाँ काम करने वाले लोग कर रहे हैं। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसने सारा कुछ तहस नहस कर दिया है, शोषण के चक्र को बहुत उजागर कर दिया है, उसका विरोध है इसमें। तो पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु, यानी कि जिनके पैर काट दिए, जिनके हाथ काट दिए, ऐसे पंगु। क्यों? क्योंकि आपके पास काम तो है, करोगे, लेकिन मिलेगा तब जब पूंजीपति देगा, और उसमें भी वही पैसा मिलेगा, वही भुगतान होगा आपको जो वो देना चाहेगा। आपसे 8 घंटे काम करवा के 10 घंटे पर सिग्नेचर करवाते हैं। 50,000 की सैलरी पर सिग्नेचर करवा के आपको 20 या 25,000 मिलते हैं। और पढ़े लिखे लोग तक इस तरह से शोषित हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं। हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द हम बहुत सारे लोगों के परिवार के सदस्य जो अच्छी शिक्षा, PhD तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्राइवेट एजुकेशन में या दूसरी जगह जो काम कर रहे हैं, हायरली एजुकेटेड होने के बावजूद भी, तो वहाँ शोषित होते हैं, वहाँ प्रताड़ित होते हैं।
ये माना कि गवर्नमेंट की बराबर वहाँ कई बार कुछ जगहों पर मिलती भी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं जहाँ सरकार से अधिक वेतन मिलता है, जहाँ वास्तव में कुछ काम होता है, लेकिन वो उस तरह के पूंजीवादी नहीं है, वो वास्तव में समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं ऐसा, लेकिन मैक्सिमम जगह पर वहाँ पर शोषण होता है। तो वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं, उनकी पहचान समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्यों? क्योंकि उनमें संगठन नहीं है, एकजुटता नहीं है। वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर के, मोबाइल के या दूसरी मशीन के कल पुर्जे जो होते हैं, उपकरण होते हैं, वैसे बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जैसे चलाओगे वैसे वो चलते हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां हो रही हैं, यथार्थ में आज भी हो रही हैं, इतना पढ़ लिखने के बाद भी, इतना विकसित, इतना परिवर्तन होने के बावजूद भी। तो मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है कि शोषण पर आधारित व्यवस्था आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भी किस तरह से मौजूद है। अगली कहानी है साझा। साझा में उद्योग पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पादन पर जमी है। देखिए आज बिल्कुल यथार्थ है, आप देख रहे हैं बड़े बड़े मॉल, सेज, ये सब जो आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, अब ज़मीन है नहीं तो गांव शहर में तब्दील होते जा रहे हैं और गांव भी धीरे धीरे शहर जैसे बनते जा रहे हैं। विकास के नाम पर हम जो ये तमाम तरह की खेती की ज़मीनें हैं उस पर अतिक्रमण हो रहा है या खरीदी जा रही हैं और खेती कम हो रही है, पशुपालन कम हो रहा है और उनकी ज़मीनों पर आधिपत्य हो रहा है, कम दामों में खरीदी जा रही है या कई जगह अधिक दामों में खरीद करके भी अच्छी ज़मीन को, जो उपजाऊ ज़मीन है, उसमें आपने फैक्ट्री डाल दी, कंपनियां डाल दी। जबकि कंपनियां आप ऐसी ज़मीन पर डालिए जो कम उपजाऊ हो, रेतीली हो, पथरीली हो, जहाँ आपका आवास हो सकता है, लोग काम कर सकते हैं, वहाँ थोड़ी सी सुविधा आप कर दीजिए, जल की, बिजली की, रहने की, बाकी सब तमाम चीज़ों की। लेकिन जो अच्छी उपजाऊ ज़मीन है उसको इस तरह से कब्जा करके उद्योग में तब्दील नहीं करना चाहिए। तो खैर वो समस्या है यहाँ पर। तो गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है, वे किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है। अब देखिए साझे के नाम पर कैसे भेदभाव और सिर्फ अपना अपना लाभ कमाने का दृष्टिकोण है वो इस कहानी में दिखाई देगा। और उसकी सारी फसल हड़प लेता है, किसान को पता नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। हाथी का पेट मतलब राजा का पेट, राजा का पेट मतलब आज के प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब का पेट, और फिर साथ में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका पेट। तो इनके पेट में सारा उनकी अन्न, उनकी फसल, उनका कमाया हुआ जो भी मेहनताना है वो सब चला जाता है। ये हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है जो किसानों को धोखे में डालकर उनकी सारी मेहनत हड़प लेता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी पड़ताल करती है। आज़ादी से पूर्व इस तरह की बहुत बुरी स्थिति थी। किसान अपने काम के लिए साहूकारों से पैसा लेता था, उद्योगपतियों से, धनाढ्य वर्गों से, सेठों से पैसे लेता था और उस कर्जे में डूब जाता था। तो अपनी फसल, अपने पशु, अपने मकान, अपनी ज़मीन वो गिरवी रखता था और वो छुड़ा नहीं पाता था। तो आज भी यही प्रक्रिया है, उसका रूप बदल गया है, किसानों का, मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो खैर ये जो चार कहानियां हैं, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, इन सब में असगर वजाहत ने आज की यथार्थ स्थिति को बयां किया है और प्रतीकात्मक रूप में व्यंग्य किया है उद्योगपतियों पर, पूंजीपति पर, व्यवस्था पर, शासन पर, भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट व्यक्ति पर, भ्रष्ट समाज पर, किसी भी तरह का जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर। इन सब को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने सिर्फ एक परिचय दिया है लेखक का और इन चार कहानियों का। अगली वीडियो में हम कहानियों को विस्तार से पढ़ेंगे और उनका अर्थ, भाव, विश्लेषण, व्याख्या सब आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।